नमस्कार। आईग्नू के BEVA 181 यानी पर्यावरण अध्ययन पर हमारी इस खास चर्चा में स्वागत है। हम जानते हैं कई स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर वो MCQ फॉर्मेट और पास होने के लिए 50 में से 18 नंबर लाने की बात। हाँ, वो तो है। तो आज हमने सोचा कि पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं PYQs और जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा आसान बनाया जाए। हम एक एक करके टॉपिक्स लेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन सा सवाल किस साल पूछा गया था। बिल्कुल, एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी उससे। तो फिर शुरू करें, इस जानकारी में गोता लगाते हैं। चलिए, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से, पर्यावरण आखिर है क्या? आम भाषा में कहें तो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, सब कुछ। सब कुछ मतलब जानदार चीजें भी जिन्हें हम जैविक या बायोटिक कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, हम सब। और बेजान चीजें भी अजैविक या एबायोटिक, जैसे पहाड़, पानी, हवा, मिट्टी, ये सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। अच्छा। और इसको हम 3 तरह से देख सकते हैं। एक तो है प्राकृतिक पर्यावरण, जंगल, नदी, जैसा प्रकृति ने बनाया। दूसरा मानव संशोधित, जैसे खेत, बाग, पार्क, मतलब प्रकृति थी पर इंसान ने थोड़ा बदल दिया। ठीक है। और तीसरा मानव निर्मित, शहर, इमारतें, सड़कें, ये तो पूरा इंसान ने ही बनाया है। ये पर्यावरण हमारे लिए जरूरी क्यों है? सिर्फ आसपास की जगह ही तो है। नहीं, सिर्फ जगह नहीं, ये जीवन का आधार है। सोचिए, हमें संसाधन कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोल, सोना, लकड़ी, सब पर्यावरण से। हाँ, सही बात है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, वो भी यहीं से। बिल्कुल। और हम जो इतना कचरा पैदा करते हैं, उसको खपाने मतलब डिकम्पोज करने में भी पर्यावरण मदद करता है। तो एक तरह से ये जीवन देता है और उसे बनाए रखता है। और यहीं से इंसान और पर्यावरण के रिश्ते की बात शुरू होती है ना? बिल्कुल। पहले तो हम प्रकृति पर निर्भर थे, उसकी पूजा करते थे। फिर जैसे जैसे तकनीक आई, हमने सोचा हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और कई बार नुकसान भी पहुंचाया। हाँ, और इसी बदलते रिश्ते को समझाने के लिए 3 अलग-अलग नजरिए या दृष्टिकोण हैं। पहला है निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म। हाँ, फ्रेडरिक रेटसेल ने दिया था ये। इसका क्या मतलब है? इसका मानना है कि भाई प्रकृति ही सब कुछ है, वही कंट्रोल करती है इंसान को, उसके रहन सहन को, उसके विकास को। इंसान प्रकृति के आगे कुछ नहीं। अच्छा, और ये एग्जाम में भी आया है? हाँ, ये निश्चयवाद वाला पॉइंट दिसंबर 2022 और अभी जून 2024 में भी पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दूसरा नजरिया है संभावनावाद, पॉसिबिलिज्म। ये लूसियन फैब्रे में दिया था। ये निश्चयवाद का बिल्कुल उल्टा है। ये कहता है कि प्रकृति मौके देती है, संभावनाएं देती है, लेकिन इंसान अपनी तकनीक और बुद्धि से उन मौकों का इस्तेमाल करके प्रकृति को बदल सकता है, उस पर काबू पा सकता है। आज की जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं इसी सोच को दिखाती है। और ये भी पूछा गया एग्जाम में। हाँ, संभावनावाद पर दिसंबर 2021 के पेपर में सवाल था। और तीसरा है पर्यावरणवाद, एनवायरमेंटलिज्म। ये एक तरह से बीच का रास्ता है। ये मानता है कि इंसान प्रकृति से अलग नहीं, उसी का हिस्सा है। अच्छा। इसलिए हमें जो संसाधन मिलते हैं उनका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए, जिम्मेदारी से, ताकि वो लंबे समय तक चलें, आगे की पीढ़ियों के भी काम आए। हाँ, और यहीं से वो बात आती है सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही। आज के टाइम की सबसे बड़ी जरूरत शायद। इसका सीधा सा मतलब है अपनी जरूरतें पूरी करो। हाँ, लेकिन ऐसे कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जरूरतें पूरी करने में कोई मुश्किल ना हो। बैलेंस बनाना है। इसकी कोई फॉर्मल परिभाषा भी है एग्जाम के लिहाज से? विकास की परिभाषा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2023 और जून 2023 दोनों में ही इससे जुड़े सवाल आए थे। मतलब ये टॉपिक तो पक्का करना है। बिल्कुल। और इसके कुछ लक्ष्य भी तो हैं, SDGs जिन्हें कहते हैं। हाँ, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। कुल 17 लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक पूरा करने का टारगेट है। इनमें क्या क्या आता है? बहुत कुछ है, जैसे गरीबी खत्म करना, भुखमरी मिटाना, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, क्वालिटी एजुकेशन, लैंगिक समानता, साफ पानी और सफाई, सस्ती और क्लीन एनर्जी, ऐसी 17 चीजें हैं। लेकिन परीक्षाओं में सवाल थोड़ा अलग तरह से आता है ना? ये पूछते हैं कि कौन सा लक्ष्य नहीं है। हाँ, बिल्कुल यही पैटर्न देखा गया है। जैसे जून 2024 में एक ऑप्शन था गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल, जिसे लक्ष्य नहीं माना गया। अब वैसे अच्छा स्वास्थ्य तो लक्ष्य 3 है, शायद वर्डिंग का कुछ फर्क होगा। हो सकता है। फिर दिसंबर 2023 में
स्वच्छ हवा को लिस्ट से बाहर बताया गया। दिसंबर 2022 में असमानता को कम करना एक विकल्प था जो कि लक्ष्य 10 है, और फरवरी 2021 में पर्यटन और यात्रा को लक्ष्य नहीं माना। तो मतलब इन 17 लक्ष्यों का एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए ताकि गलत ऑप्शन पहचान सकें। हाँ बिल्कुल, लिस्ट रटने की जरूरत नहीं, पर पता होना चाहिए कि क्या क्या शामिल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। एजी टैंसले ने 1935 में ये शब्द दिया था। ये क्या होता है? इकोसिस्टम मतलब किसी एक खास जगह पर जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, मतलब सारे जीवित घटक, हाँ, उनका अपने आसपास के भौतिक वातावरण यानी अजैविक घटक जैसे मिट्टी, पानी, हवा, धूप, इन सब के साथ जो रिश्ता है, जो लेन देन है, उस पूरे सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे तालाब या जंगल? बिल्कुल, तालाब एक इकोसिस्टम है, जंगल एक इकोसिस्टम है, रेगिस्तान भी एक इकोसिस्टम है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। तो इसके दो मेन पार्ट्स हुए, जैविक और अजैविक। जैविक में क्या क्या आता है? जैविक घटकों को हम उनके काम के हिसाब से 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहले हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, या स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ्स, यानी प्लांट्स। हाँ, मुख्य रूप से हरे पौधे। ये अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। ये पूरी फूड चेन की शुरुआत करते हैं। ठीक है। दूसरे हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर्स या परपोषी, हेटेरोट्रॉफ्स। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों को खाते हैं। इसमें भी लेवल्स होते हैं? हाँ, प्राइमरी कंज्यूमर जो पौधों को खाते हैं, शाकाहारी। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो शाकाहारियों को खाते हैं, मांसाहारी या सर्वाहारी। फिर टर्शरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी को खाते हैं। और तीसरे हैं अपघटक, डिकम्पोजर्स या मृतपोषी, सैप्रोट्रॉफ्स, जैसे बैक्टीरिया, फंगस। ये मरे हुए जीवों को सड़ा गलाकर उनके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी या पानी में मिला देते हैं। बहुत जरूरी काम है इनका। हाँ, दिसंबर 2023 में पूछा भी था कि इन्हें मृतपोषी भी कहते हैं। बिल्कुल। और ये जो कंज्यूमर के लेवल्स हैं, पोषी स्तर या ट्रोफिक लेवल्स, इन पर भी सवाल आते हैं। हाँ, आते हैं। जैसे पौधे पहले पोषी स्तर पर हैं, उनको खाने वाले शाकाहारी दूसरे पर, शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी तीसरे पर, और उनको भी खाने वाले चौथे पर। कोई उदाहरण जो एग्जाम में आया हो? हाँ, जून 2023 में पूछा था कि शाक भक्षी, हर्बीवोर्स, कौन सा पोषी स्तर दिखाते हैं, तो जवाब था पोषी स्तर 2। दिसंबर 2022 में था कि द्वितीयक उपयोक्ता क्या होते हैं, जवाब मांसाहारी, कार्निवोर्स। और दिसंबर 2023 में पूछा कि चतुर्थ उपयोक्ता, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, किस पोषी स्तर पर होंगे, तो वो पोषी स्तर 5 पर। ठीक है। और एक सवाल जून 2022 में मेंढक के ताडपोल के बारे में था, जिसे अपघटक माना गया था। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आमतौर पर टैडपोल शैवाल वगैरह खाते हैं, लेकिन कभी-कभी परीक्षा में दिए गए स्रोत के हिसाब से चलना पड़ता है। शायद उस कॉन्टेक्स्ट में उसे अपघटक माना गया हो। अब आते हैं खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, और खाद्य जाल, फूड वेब पर। खाद्य श्रृंखला तो सीधी लाइन है, कौन किसको खाता है। जैसे घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेंढक ने, मेंढक को सांप ने। ऊर्जा का प्रवाह दिखाती है ये। और खाद्य जाल? खाद्य जाल ज्यादा वास्तविक है। इसमें कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं, क्योंकि असलियत में जानवर एक ही चीज नहीं खाते, उनके पास कई ऑप्शन होते हैं। ये ज्यादा स्थिर होता है। खाद्य श्रृंखला के प्रकार भी होते हैं? हाँ, मुख्य रूप से 3 तरह की। चारण, ग्रेजिंग, जो हरे पौधों से शुरू होती है, अपरद, डेट्राइटिस, जो मरे हुए जैविक पदार्थों से शुरू होती है, और परजीवी श्रृंखला। जून 2022 में एक उदाहरण था, बकली, शुतुरमुर्ग, मृतोपोषी जीवाणु। इसे परजीवी कहा गया था, जो थोड़ा अजीब लगता है। आपने अपघटकों के काम में पोषक चक्र का जिक्र किया था, ये क्या है? पोषक चक्र मतलब जो जरूरी तत्व हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब पर्यावरण में कैसे घूमते रहते हैं, जीवित चीजों से अजीवित चीजों में और फिर वापस जीवित चीजों में। ये साइकिल चलता रहता है। कोई खास चक्र जो परीक्षा में पूछा गया हो? हाँ, सल्फर चक्र है। इस पे कई बार सवाल आया है। जून 2024 और जून 2023 दोनों में पूछा कि जीव मंडल में सल्फर का मुख्य भंडार, रेजर्वोयर कहाँ है? मिट्टी और तलछट में। और दिसंबर 2022 में ये भी पूछा कि सल्फर चक्र किस तरह का चक्र है। तो ये एक अवसादी सेडिमेंट्री चक्र है, क्योंकि इसका मेन स्टॉक धरती की पपड़ी में है। ठीक है। अगला टॉपिक है पारिस्थितिक अनुक्रमण।
इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये क्या चीज है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। मान लीजिए कहीं कोई खाली जगह है, जैसे नया लावा बहा हो या जंगल कट गया हो, तो वहां धीरे धीरे जीवन कैसे वापस आता है? अच्छा। पहले छोटी घासें उगेंगी, फिर झाड़ियां, फिर छोटे पेड़ और आखिर में जाकर एक घना जंगल जैसा स्थिर समुदाय बन जाएगा। ये जो क्रम से बदलाव होता है, इसी को अनुक्रमण कहते हैं। और जो आखिर में स्थिर अवस्था आती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चरम समुदाय, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये उस माहौल के लिए सबसे स्टेबल होता है। इस पे दिसंबर 2021 में सवाल था, और ये 2 तरह का होता है। प्राथमिक, जो बिल्कुल बंजर जमीन से शुरू हो, और द्वितीयक, जो वहां शुरू हो जहां पहले जीवन था पर नष्ट हो गया, जैसे आग लगने के बाद। समझ गया। अब आते हैं संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर। हाँ, संसाधन। इन्हें मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटते हैं, नवीकरणीय, रिन्यूएबल, और अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल। नवीकरणीय कौन से हैं? नवीकरणीय वो जो दोबारा बन सकते हैं, ये खत्म नहीं होते, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी, जल चक्र की वजह से। जंगल अगर ठीक से मैनेज करें तो। जून 2024 में पूछा था कि वन कैसा संसाधन है, तो नवीकरणीय। और अनवीकरणीय? अनवीकरणीय वो हैं जो बनने में लाखों साल लेते हैं और लिमिटेड हैं। एक बार खत्म तो खत्म, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ज्यादातर खनिज। दिसंबर 2023 में पूछा गया था कि खनिज कैसा संसाधन है, तो अनवीकरणीय। आपने पानी को नवीकरणीय कहा, पर हम हमेशा सुनते हैं पानी बचाओ। हाँ, अच्छा सवाल है। पानी नवीकरणीय है, जल चक्र के कारण वो खत्म नहीं होगा, लेकिन पीने लायक, इस्तेमाल करने लायक जो ताजा पानी है, अलवणीय जल, वो बहुत कम है। धरती के कुल पानी का सिर्फ 1% के आसपास। अच्छा। दिसंबर 2023 में पूछा भी था कि अलवणीय जल, फ्रेश वाटर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 1% से कम। इसीलिए ताजे पानी को बचाना जरूरी है। वैसे फरवरी 2021 में ये भी आया था कि जल चक्र को कौन चलाता है? सूर्य। ठीक है। अब बात जमीन या मिट्टी की, ये नवीकरणीय है या अनवीकरणीय? मिट्टी को आमतौर पर अनवीकरणीय मानते हैं, क्योंकि 1 इंच उपजाऊ मिट्टी बनने में सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। और मिट्टी का कटना, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, ये एक बड़ी समस्या है। हाँ, इससे उपजाऊ परत बह जाती है। बिल्कुल, इस पर भी सवाल बनते हैं। जून 2024 में पूछा था कि कौन सा तरीका मृदा अपरदन रोकने का नहीं है, और दिसंबर 2023 में ये भी पूछा कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट है? काली मिट्टी। अब आते हैं वनों पर, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर। इनका क्या महत्व है? मौसम को कंट्रोल करते हैं, बाढ़ रोकते हैं, मिट्टी को बचाते हैं, और न जाने कितने जीवों का घर है। सामाजिक रूप से भी कई समुदायों की रोजी रोटी इनसे जुड़ी है। लेकिन वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, ये एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी। इसके नतीजे बहुत गंभीर हैं। क्लाइमेट चेंज बढ़ता है, बाढ़ और सूखे का खतरा, जानवरों और पौधों की प्रजातियां खत्म होती हैं, मिट्टी कटती है। दिसंबर 2023 में सवाल भी था कि वनों की कटाई से क्या होता है। हाँ, जवाब था मृदा अपरदन में वृद्धि। कटाई होती क्यों है? खेती के लिए जमीन चाहिए, शहर बढ़ रहे हैं, लकड़ी चाहिए। भारत के लिए टारगेट है कि कम से कम 33% एरिया पर जंगल होने चाहिए। ये 33% वाला आंकड़ा भी पूछा गया है। हाँ, जून 2023 और जून 2022 दोनों में आया था। और वनों को बचाने के लिए कानून भी है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये दिसंबर 2021 में पूछा गया था। ठीक है। अब ऊर्जा संसाधनों की बात करें। ऊर्जा स्रोत भी 2 तरह के हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक वो जो पुराने समय से इस्तेमाल हो रहे हैं, ज्यादातर अनवीकरणीय, जैसे कोयला, तेल, गैस। हाँ। गैर पारंपरिक नए हैं, ज्यादातर नवीकरणीय, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, भूतापीय यानी जमीन की गर्मी से बनने वाली ऊर्जा। भारत में ज्यादातर बिजली अभी भी कोयले से बनती है। हाँ, आधे से ज्यादा। ये दिसंबर 2023 में पूछा गया था। पनबिजली, हाइड्रो पावर वैसे तो नवीकरणीय है, पर जून 2022 के एक सवाल में से पारंपरिक माना गया था, शायद इसलिए कि बड़े बांध काफी पुराने समय से बन रहे हैं। अच्छा, और ऊर्जाग्राम क्या है? ऊर्जाग्राम उन गांवों को कहते हैं जहां गैर पारंपरिक ऊर्जा सिस्टम लगाए गए हैं। ये भी दिसंबर 2023 में पूछा गया। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। हाँ, बायोडाइवर्सिटी मतलब पृथ्वी पर जीवन की जितनी भी वैरायटी है, अलग अलग जीन, अलग अलग प्रजातियां और अलग अलग तरह की इकोसिस्टम। भारत इस मामले में कैसा है?
भारत बहुत अमीर है। यहाँ दुनिया के कुछ जाने माने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जैसे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर फरवरी 2021 और दिसंबर 2023 में सवाल आए हैं। और वो आम वाला सवाल कि किस फल की सबसे ज्यादा जेनेटिक वैरायटी है भारत में? हाँ, आम की। फरवरी 2021 और दिसंबर 2023 दोनों में पूछा गया। सोचिए आम की कितनी किस्में हैं हमारे यहाँ। लेकिन इस बायोडाइवर्सिटी को खतरा भी है। क्या है वो मुख्य खतरे? कई हैं। सबसे बड़ा है आवास का विनाश। जंगल कट रहे हैं, तालाब भरे जा रहे हैं। फिर है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, जैसे शिकार, मछली पकड़ना। प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है। फिर बाहरी आक्रामक प्रजातियां आ जाती हैं जो यहाँ की प्रजातियों को खत्म कर देती हैं। और क्लाइमेट चेंज तो है ही। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का कोई खास उदाहरण एग्जाम में आया था? हाँ, यात्री कबूतर, पैसेंजर पिजन, ये अमेरिका में कभी अरबों की तादाद में थे, लेकिन इतना शिकार हुआ कि पूरी प्रजाति खत्म हो गई। ये दिसंबर 2023 और फरवरी 2021 में पूछा गया था। दुखद है। और आक्रामक प्रजातियों पर? उस पर सवाल ऐसे आता है कि कौन सी आक्रामक नहीं है। जैसे दिसंबर 2023 में मीठी मटर और दिसंबर 2022 में नीम के पेड़ को आक्रामक नहीं माना गया। तो इसको बचाने के तरीके क्या हैं? 2 मेन तरीके हैं। एक है स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू, मतलब जीवों को उनके नेचुरल घर में ही बचाना, जैसे नेशनल पार्क, सैंक्चुरी, बायोस्फीयर रिजर्व बनाना। दिसंबर 2023 में पूछा था कि नेशनल पार्क किसका उदाहरण है, तो स्वस्थानीय का। और दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स-सीटू, मतलब खतरे वाली प्रजातियों को उनके घर से बाहर लाकर सेफ जगह पर रखना, जैसे चिड़ियाघर, बोटैनिकल गार्डन, सीड बैंक। जून 2022 में पूछा था सीड बैंक किसका उदाहरण है, तो बाह्य स्थानीय का। भारत में इसके लिए कोई कानून या अथॉरिटी है? हाँ, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का। इसी के तहत नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी (NBA) बनी है। NBA पर जून 2024 और फरवरी 2021 में सवाल आए थे। और इससे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। ये दिसंबर 2022 में पूछा गया। ठीक है, अब आते हैं प्रदूषण पर। प्रदूषण, पर्यावरण में नुकसानदायक चीजों का मिल जाना। इस पर भी कई तरह के सवाल बनते हैं, जैसे कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है। दिसंबर 2023 में सल्फ्यूरिक एसिड, जून 2023 में स्मॉग, ये प्राकृतिक नहीं है। प्रदूषण के स्रोत भी 2 तरह के होते हैं, पॉइंट और नॉन पॉइंट। हाँ, पॉइंट सोर्स मतलब जिसका पता आसानी से चले, जैसे फैक्ट्री की चिमनी। नॉन पॉइंट सोर्स फैला हुआ होता है, जैसे खेतों से बहकर आया कीटनाशक वाला पानी। एग्रीकल्चरल रन ऑफ नॉन पॉइंट सोर्स का उदाहरण है। ये दिसंबर 2023 और फरवरी 2021 में पूछा गया। अम्ल वर्षा, एसिड रेन पर भी सवाल था। हाँ, जब SO2 और NOx जैसे प्रदूषक हवा में पानी से मिलकर एसिड बनाते हैं और बारिश के साथ नीचे आते हैं। जून 2022 में पूछा था कि अम्ल वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है। जवाब था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। वायु प्रदूषण रोकने के लिए कोई एक्ट? हाँ, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, ये फरवरी 2021 में पूछा गया। और 1987 में इसमें संशोधन करके ध्वनि प्रदूषण को भी जोड़ा गया। ये जून 2022 का सवाल था। अच्छा, और हवा की क्वालिटी का कोई स्टैंडर्ड? हाँ, दिसंबर 2023 में पूछा था कि RSPM, मतलब सांस में जाने वाले कण, उनका 24 घंटे का औसत स्टैंडर्ड रिहायशी इलाकों में कितना है। जवाब था 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। आपने CFC और ओजोन परत की बात की। ये ओजोन परत कहाँ है? ये हमारे वायुमंडल की दूसरी परत, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में है। ये सूरज की खतरनाक UV किरणों से हमें बचाती है। दिसंबर 2023 में पूछा गया था कि ये किस मंडल में है। और इसको बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ? इसके लिए हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ये जून 2024 में पूछा गया। CFC से इसे नुकसान हो रहा था, ओजोन होल बन रहा था। ये फरवरी 2021 का सवाल है। इसको रोकने के लिए वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे समझौते हुए। दिसंबर 2021 में वियना कन्वेंशन पर सवाल था। ओजोन के अलावा क्लाइमेट चेंज भी बड़ी चिंता है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग। इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेज जिम्मेदार है। CO2, मीथेन, N2O, CFCs। ये गर्मी को रोक लेती हैं।
दिसंबर 2023 में पूछा था कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जवाब था सल्फर डाइऑक्साइड SO2। भारत ने इस पर कोई एक्शन प्लान बनाया है? हाँ, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। इसमें 8 मिशन है। दिसंबर 2023 में पूछा था कि कौन सा मिशन इसका हिस्सा नहीं है? जवाब था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और इंटरनेशनल लेवल पर? मुख्य समझौता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मकसद ग्रीन हाउस गैसों को कंट्रोल करना है। ये फरवरी 2021 में पूछा गया था। और एक संस्था है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो साइंटिफिक रिपोर्ट देती है। ये 1988 में बनी थी। जून 2022 का प्रश्न है। प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज के बाद अब बात करते हैं कचरा प्रबंधन की, वेस्ट मैनेजमेंट की। खतरनाक कचरे का निपटान कैसे होता है? हाँ, खतरनाक कचरा जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट, इसके लिए सबसे सही तरीका है भूमिगत निपटान, मतलब जमीन में बहुत गहराई में दबा देना। ये दिसंबर 2023, दिसंबर 2022, जून 2022 तीनों में पूछा गया। और खतरनाक कचरे के इंटरनेशनल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए है बेसल कन्वेंशन। ये जून 2022 और दिसंबर 2023 में आया था। और आम कचरा जैसे प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक तो बहुत बड़ी समस्या है। नालियां ब्लॉक करता है, जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। ये दिसंबर 2022 का सवाल था। कचरा निपटान का एक तरीका है सैनिटरी लैंडफिल, लेकिन दिसंबर 2021 और फरवरी 2021 के सवालों के हिसाब से इसे खतरनाक कचरे के लिए सही नहीं माना गया। क्या हमारे संविधान में पर्यावरण बचाने की बात है? हाँ, बिल्कुल है। 1976 में 42nd संशोधन से इसे जोड़ा गया था। ये जून 2024 और दिसंबर 2022 में पूछा गया। आर्टिकल 48A कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा और सुधारेगा। ये जून 2023 में आया। और 51AG हम नागरिकों का कर्तव्य बताता है पर्यावरण बचाने का। और पर्यावरण के मामलों के लिए कोई खास कोर्ट? हाँ, NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में बना था। इसका काम पर्यावरण कानूनों को लागू करवाना और मामले सुनना है। ये जून 2022 में पूछा गया। इसकी मेन बेंच नई दिल्ली में है। ये दिसंबर 2023 का सवाल था। वाह, काफी कुछ कवर हो गया। क्या कुछ और ऐसे सवाल हैं जो बार बार दिखें? हाँ, कुछ और फैक्ट्स हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे 2100 तक दुनिया की आबादी करीब 11.2 अरब होने का अनुमान है। ये दिसंबर 2023 और दिसंबर 2022 में पूछा गया। चिपको आंदोलन से कौन जुड़े हैं? चंडी प्रसाद भट्ट। ये दिसंबर 2022 का सवाल है। द लैंड एथिक किताब किसने लिखी? एल्डो लियोपोल्ड। ये जून 2023 में आया। हाँ, और एनविस सेंटर्स कौन बनाता है? पर्यावरण मंत्रालय। ये जून 2024 में पूछा गया। इसका मेन सेंटर दिल्ली में है। ये दिसंबर 2021 का सवाल। पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? MPN टेस्ट। ये जून 2022 में था। और भूकंप वाले? हाँ, सबसे ज्यादा भूकंप वाला एरिया गुजरात का कच्छ, दिसंबर 2023, और सबसे कम वाला मध्य प्रदेश UP का बुंदेलखंड क्षेत्र, दिसंबर 2022। तो ये थी BEVA 181 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स और पिछले सालों के सवालों पर एक गहरी नज़र। हमने देखा कैसे पर्यावरण, इकोसिस्टम, संसाधन, प्रदूषण, संरक्षण ये सब आपस में जुड़े हैं। हाँ, और ये भी साफ है कि कुछ चीजें बार बार पूछी जाती हैं, जैसे SDGs में कौन सा नहीं है, सल्फर चक्र, यात्री कबूतर, एक्ट्स के साल, NGT, IPCC। इन पर खास ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल। और जैसा हमने शुरू में कहा, ये सिर्फ पास करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये हमारी रोज की जिंदगी और हमारे भविष्य से जुड़ा है। उम्मीद है ये बातचीत परीक्षा में तो मदद करेगी ही, हमें पर्यावरण के प्रति और जागरूक भी बनाएगी। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, हम अपने लेवल पर सतत विकास और पर्यावरण बचाने में क्या कर सकते हैं? क्या हमारी छोटी छोटी आदतें जैसे पानी बचाना, बिजली बचाना, प्लास्टिक कम करना, क्या ये मिलकर वाकई कोई बड़ा फर्क ला सकती हैं? सोचिएगा जरूर।